क्रांतिकारी आइडियाज़ जो हैं दिमाग में बहुत जल्दी बैठते हैं, बिना पढ़े क्लियर कर लेना। ABCD में हमेशा C होएगा और ऑल ऑफ द अबव नहीं होएगा। या किसी को लगता है उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, उसने एग्जांपल्स दिए, डेटा, रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। So today we have with us Rahul Srivastav. He has secured All India Rank 10 in UPSC CSC 2022. He will be giving you certain advice and guidance regarding how to prepare for civil services. I hope कि इनके experience से आपको अच्छा guidance मिले. So on behalf of Next IAS, Good afternoon, everyone. Myself Rahul Srivastav. I graduated in instrumentation engineering from NIT Trichy, Tamil Nadu. उसके बाद मैंने एक साल प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी. देन आई प्लंज्ड इनटू सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन. 2017, 18, 19 ऑल 3 years आई कुड नॉट क्रैक प्रीलिम्स बाय अ नैरो मार्जिन, 5 marks, 2.5 marks. एंड 3 failures के बाद आई सॉर्ट ऑफ गेव अप द प्रिपरेशन. मुझे लगा नहीं होगा. फिर मैं 2020 एंड 21 आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रेप. इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आई गॉट सेलेक्टेड. आई वाज रिकमेंडेड एट 33rd रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. 2021 में आई ट्राइड बट इंटरव्यू तक आई वेंट. आई डिड नॉट गेट फाइनली सेलेक्टेड. Last year I decided to give it a last try at civil services because it has been a very long cherished dream for me. So fortunately I got rank 10. And my optional has been electrical engineering, and optional में मेरे marks बहुत अच्छे नहीं आए, but I'll try to touch all the aspects of preparation starting from prelims, mains, optional as well as interview, and then I will open this forum for question and answers from you. I hope it will be an interactive session. So prelims is the starting point and the most challenging aspect of this exam. मेरा एक्सपीरियंस खुद का प्रीलिम्स बहुत अच्छा नहीं रहा है. इस बार भी जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 2022, बेरली 2-3 मार्क्स से ही क्लियर हुआ होगा. मार्कशीट अभी नहीं आई है बिकॉज आई हैड फिल्ड फॉरेस्ट सर्विस ऑल्सो. एंड अभी जो पेपर हुआ था काफ़ी चैलेंजिंग था. आप लोगों ने देखा ही होगा. इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड द पैटर्न इज एवर इवॉल्विंग. बट कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स एक मिनिमम होना चाहिए. दैट इज समथिंग आई वांट टू टच. तो कुछ पॉइंटर्स हैं विच आर कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव कि पेपर कैसा आएगा, करंट अफेयर्स पूछेंगे नहीं पूछेंगे. विच इज फर्स्ट इज जो भी बेसिक बुक्स हैं दे शुड हैव गुड कवरेज. जैसे लक्ष्मीकांत है या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए NCERTs हैं. तो ऑल द बेसिक बुक्स विच इंक्लूड्स NCERTs from 6th or rather 9th to 12th most relevant. For some subjects 6th also history की है, 6th 7th की NCERT which is important. तो मुद्दा ये है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. दैट इज द एम ऑफ योर प्रिपरेशन. अगर वो गलत हो रहा है देन बिकॉज आपके फ्रेंड्स वो सही करेंगे एंड इट इज अ कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे. तो द होल एम ऑफ योर प्रिपरेशन इज कि इस पार्ट से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए. एंड देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नॉट ओनली सिविल सर्विसेज बट द कमीशन. UPSC के और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे NDA, CAPF, CDS. तो उनके स्टैटिक क्वेश्चंस जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इवन करंट अफेयर्स के थीम्स रिपीट होते हैं. जैसे कुछ महीने पहले प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले अगर CDS का पेपर हुआ है तो उसके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, थीम रिपीट होएगी. जैसे हमारे ईयर में कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में
कि कौन सा वैक्सीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, और सेम थीम का क्वेश्चन CDS में था, तो मुझे याद है वो चीज़ मैंने पढ़ी थी एंड इट हेल्प मी सॉल्व अ क्वेश्चन, और शायद वहीं से सिलेक्शन हुआ, आई डोंट नो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसमें भी यही है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यू शुड नॉट गेट इट रॉन्ग, प्रैक्टिस करना है। उसके नोट्स भी आप बना सकते हो, यू कैन हैव अ नोटबुक की हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पॉइंटर्स लिख लो, जो बुक से अलग है, थोड़ी अलग नॉलेज रहती है क्वेश्चंस में। एंड देन द थर्ड इज रिवीजन ऑफ द अबव टू, मतलब आपने ये जो पढ़ा और ये जो पढ़ा, इसकी रिवीजन जितनी बार आप कर सको, प्लान योर रिविजन्स मल्टीपल टाइम्स। मतलब ऐसा होना चाहिए कि बिना देखे याद आ जाए कि कॉपी में क्या लिखा था, कहाँ लिखा था, कोने में लिखा था, ऊपर में। उतनी बार रिवीजन करना है सो दैट यू कैन नेवर फॉरगेट। एंड देन देयर आर सम थिंग्स, इसमें ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 किताबें पढ़ ली, आपका रूममेट कुछ पढ़ रहा है वो भी ले आए मार्केट से। तो मैं चूंकि ORN में नहीं रहा हूँ कभी, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेंस के पहले मैं यहाँ आया था एंड आई रियलाइज कि जब आप मटेरियल्स की जो शॉप्स हैं, बुक शॉप्स, तो सब अच्छा लगता है, लगता है ये तो बड़ी अच्छी बुकलेट है, इससे तो मेरा इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा, यू नो। बुक्स की समरी, की स्पेक्ट्रम की समरी, इसकी समरी, उसकी समरी, तो लगता है बस खरीद लें 30-40 रुपए की। डोंट डू दैट, ट्रस्ट योर सोर्सेज। कोई एक सोर्स पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोर्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आ जाएगा, वो इनसिक्योरिटी नहीं रखना है। कोई भी एक सोर्स पकड़ो, रिवाइज इट एन टाइम्स सो दैट वहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, बिकॉज उस चीज की एंड नहीं है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की 100 किताबें हैं, यू कैन नॉट रीड एवरी वन ऑफ देम। तो एक सोर्स, इधर स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र, जो भी है, जस्ट एक सोर्स एंड पक्का कर लो उसको, उतना ही काफी है। एंड देन इस 3 चीज के अलावा प्रीलिम्स में सब चौथा सबसे जरूरी चीज है, दैट इज लक। आई से आई एम लकी, एवरीवन इज लकी, प्रीलिम्स बिना लक के क्लियर नहीं होता। बट देन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका लक खराब रहेगा, ऐसा नहीं है। मेरी एक छोटी सी थ्योरी है, मैं बताता हूँ। सो दिस इज द सर्किल ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। इसके अंदर जो लोग हैं सब हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये सब सब मेहनत कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, PYQ रिवीजन सब। एंड देन यहाँ पे है सर्कल ऑफ लक। जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, या किसी भी एग्जाम में दे गेट सक्सेस। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि बिना हार्डवर्क के लक नहीं होता है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो आप अगर यहाँ हो कहीं पे, फिर आप मत बोलो कि मेरा तो लक ही खराब है, मेरे तो तुक्के गलत हो रहे हैं, बिकॉज यू हैवंट वर्कड हार्ड। कम हियर फर्स्ट, डू योर हार्ड वर्क, एंड ये सर्किल मूव करता है। सम ईयर सम पीपल विल गेट लकी, सम ईयर यू वोंट गेट लकी। कभी कभी ऐसा होता है बिना पढ़े कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका, ऐसा हुआ होगा, कम पढ़े और क्लियर हो गया। दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं यू वर्कड हार्ड पहले एंड नाउ इट्स पेइंग ऑफ। तो ऑलवेज ट्राई टू बी विद इन दिस सर्किल एंड एक्सपेक्ट कि यू गेट लकी। एंड दिस इज अ फैक्टर, ना सिर्फ प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स में तो फिर भी कम है, मेंस और इंटरव्यू में इट्स वेरी मच मोर सब्जेक्टिव। तो लक इज अ फैक्टर, बट लक फेवर्स द ब्रेव। हार्डवर्क कीजिए तो लक अपने आप आएगा, डोंट थिंक कि ये रैंडम है। इट्स अ फैक्टर बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रैंडम। तो प्रीलिम्स इतना ही है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना है। अगर आप देखोगे कि हर क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पूछा जा चुका है इन सम अदर फॉर्म, यू कैन ट्रेस एवरी क्वेश्चन टू PYQ एक्चुअली, at least the topic, themes, and then basic books. And do not fall into that strategy कि एलिमिनेशन से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। I mean, you see,
radical ideas stick to your mind very quickly. क्रांतिकारी आइडियाज जो हैं दिमाग में बहुत जल्दी बैठते हैं, बिना पढ़े क्लियर कर लेना, ये सब बहुत अच्छा लगता है सुन के, बट ऐसा होता नहीं है. तो डोंट गेट इनटू दैट कि यू नो ABCD में हमेशा C होएगा और ऑल ऑफ द अबव नहीं होएगा. देयर आर ट्रिक्स इन द मार्केट, बट आप खुद सोचो, आप लोग यू आर द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, कि अगर सारी ट्रिक सबको पता है तो फिर कट ऑफ कम क्यों जा रहा है हर साल? इट शुड इंक्रीज. सबको सब ट्रिक्स पता है. इट इज बिकॉज पीपल डोंट डू दीज एंड देन दे एक्सपेक्ट दिस एंड ट्रिक, तो वो काम नहीं करता है. दिस इज माई टेक ऑन प्रीलिम्स. मेंस इज अ वेरी बिग बैटल. 7 पेपर्स हैं, कंपलसरी पेपर्स जोड़ के 9 हो जाते हैं. And each paper is a challenge. Each paper requires its own preparation. अलग अप्रोच चाहिए हर पेपर में. तो आई थिंक सबको पता है मेंस में क्या होता है. एससे हैं, 4 GS के पेपर्स हैं, ऑप्शनल है. तो वी विल टच पेपर वाइज, क्या कैसे, व्हाट व्हेन एंड हाउ. ऐसे इज वेरी सब्जेक्टिव. आप हर बार सुनोगे कि ऐसे में मार्क्स कम आते हैं लोगों के, कुछ साल बहुत ज़्यादा आते हैं. एंड ऐसे में पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई. आपको लगता है, हर किसी को लगता है उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, उसने एग्जाम्पल्स दिए, हैंड राइटिंग, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे में, स्टिल मार्क्स नहीं आते हैं. अगेन आई विल से देयर आर सम फंडामेंटल्स टू राइटिंग एन essay. One is, the most essential is flow. जो आपका ऐसे पढ़ रहा है, he should be able to connect to it. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लिखने वाले ने 10 कहानियां डाल दी हैं और कनेक्ट ही नहीं मिल रहा है. अब क्या है, कभी हिस्ट्री की बात कर रहा है, कभी पॉलिटी की बात कर रहा है, तो देयर शुड बी अ फ्लो टू इट. बिकॉज आप ऐसे का, आप देखोगे जैसे पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, तो देयर इज अ फ्लो. पहले वो कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, देन वो करंट सिचुएशन बताएंगे, देन एग्जांपल्स देंगे, देन दे विल गो टू कंक्लूजन. सो देयर इज अ नेचुरल फ्लो टू द एसे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसके बाद आता है जो भी वैल्यू एडिशन बोला जाता है, एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, कोटेशंस. कुछ लोग शायरी भी लिख के आते हैं, श्लोकास, बहुत होता है. मतलब यू कैन पुट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन whilst not breaking the flow. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती का एग्जाम्पल दे दिया है, कुछ भी बोल रहा है, उस तरह नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी नेचुरल. और जो ऐसे का थीम है, जो आपने ऐसे चुना है, द टॉपिक है, वो बहुत क्लोजली उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए. एंड डू नॉट ओवर डू दिस, आई वुड से. ऐसा नहीं कि हर पेज में 5-5, 10-10 एग्जाम्पल. मैंने अपनी ऐसे में 4 या 5 एग्जाम्पल्स लिखे थे जो रेलेवेंट थे. एंड इन ऐसे आई वुड से ओरिजिनलिटी इज अप्रिशिएटेड. आप खुद के ओरिजिनल एग्जाम्पल्स, आप बचपन में कुछ इंसिडेंट हुआ है, स्कूल का कुछ किस्सा है, आपने अपने शहर में कुछ देखा है, दैट इज समथिंग विच कनेक्ट्स. कॉमन एग्जाम्पल्स जो नोट्स में मिलेंगे और मटेरियल्स में, वो इतने रिपीट हो जाते हैं कि शायद वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते. थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ से. यू विल गेट मेनी, यूज देम. That is something which is. And then essay में I think presentation matters more because time crunch नहीं होता है essay में. essay में you have the leisure, आप within time paper करोगे. तो I think third important part is presentation. प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं, ओवरऑल अच्छा लगना चाहिए. आप मल्टी कलर्ड पेन यूज कर सकते हो, मतलब रंगीन नहीं करना है. ब्लैक ब्लू आप अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, मतलब थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक टच दे सकते हो. बिकॉज इट इज़ अ कैनवस, आपको पेंट करना है. ऐसे इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज. तो यू कैन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सामने वाले पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा पढ़ने वाले पे. तो आई थिंक इफ दिस इज टेकन केयर ऑफ,
ऐसे में एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, प्रोवाइडेड इन सब का सबसे बड़ा वो है कि जो टॉपिक आपने चूज किया है, इट शुड मतलब ऐसे शुड बी वेरी क्लोज टू द टॉपिक, इट शुड नॉट डिविएट। कुछ पूछा और कुछ लिख रहे हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एंड चूज द टॉपिक यू आर कंफर्टेबल विथ। ये एक मिथ है कि यू नो थोड़े ऐसे टॉपिक ले लेते हैं जिसमें कम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स है और मैंने वही 2 टॉपिक्स लिखे जो सबने लिखे थे इस साल। देयर इज नो सच थिंग। चूज अ टॉपिक जो आपको समझ में आए, ना कि सामने वाला क्या समझेगा या दूसरे लोग क्या सोच के लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जो आपको कंफर्टेबल हो आप लिखो एंड टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स। आई थिंक ऐसे इज वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग पेपर, वेरी वेरी स्कोरिंग पेपर। तो आरओआई बहुत ज़्यादा है, कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं इसमें। देन वी कम टू GS1। GS1 में आप 3-4 मेजर पार्ट्स हैं सिलेबस के। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, वो सारा पॉइंटर्स हिस्ट्री में है। देन देर इज ज्योग्राफी एंड देन सोसाइटी। तो मुझे सिलेबस भी नहीं अच्छे से याद है, बट आई थिंक दीज 3 टॉपिक्स मोटा मोटी यही है जो पेपर 1 में है। तो GS1 जो है, दिस इज लाइक प्रीलिम्स में आपने जो भी पढ़ा है ना, वो बहुत काम आएगा यहाँ पे। मतलब हिस्ट्री, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो तो बाकी सब चीज़ें आपने प्रीलिम्स में पढ़ी होती हैं। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में कर रखी होती है। सोसाइटी समथिंग वो मेंस में आप मतलब प्रीलिम्स के बाद करना होता है, बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट। तो प्रीलिम्स की नॉलेज जो है उसको सेग्रीगेट करना है मेंस की तरह। आई टेल यू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, तो आप हर फैक्ट रटते हो, कौन सी डेट पे क्या हुआ, यू नो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ, ये हुआ। मेंस में थीम वाइज करना है, उसी चीज को पढ़ना है थीम वाइज। जैसे विमेन फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल स्ट्रगल, ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये पूरी स्पेक्ट्रम में से आपको छांट के निकालना पड़ेगा, बिकॉज हर पीरियड में विमेन ने कंट्रीब्यूट किया है, राइट। तो या जैसे इवोल्यूशन ऑफ मॉडरेट मूवमेंट या फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मटेरियल रिमेन्स द सेम, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा जो भी आप रेफर करते हो। यू हैव टू अरेंज योर नॉलेज डिफरेंटली इन मेंस। आपको थीम वाइज क्वेश्चंस पकड़ना है, एंड हियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस विल गाइड यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हिस्ट्री की में आपको एक्चुअली कुछ नहीं पढ़ना है मेंस के लिए एक्स्ट्रा देन प्रीलिम्स, जस्ट दैट नॉलेज हैज टू बी रीअरेंज्ड। जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स या एवोल्यूशन ऑफ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स, या 1857 से क्वेश्चंस आते हैं म्यूटिनी से। तो हिस्ट्री इज वेरी इजी, एंड बिलीव मी GS1 इज लाइक द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, बिकॉज सिंपली बिकॉज इसमें स्पेशल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यू ऑलवेज यूज योर प्रीलिम्स नॉलेज, एंड दिस होल्ड्स द सेम फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होता है, सेम ही क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, लैंडफॉर्म से, अर्थक्वेक से रिलेटेड, माउंटेन्स, रिवर्स। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रेफर करना मेंस के, एंड यू विल सी कि इट्स जस्ट द सेम थिंग आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर। तो आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में, वही काम आपके मेंस में आएंगे। एंड देन सोसाइटी इज समथिंग विच इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक थोड़ा सा करंट अफेयर्स, थोड़ा डायनेमिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट रिमेन्स द सेम, जैसे वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब सिलेबस के कीवर्ड्स हैं। दीज ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इसके नोट्स मतलब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा जा रहा है तो इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वही होती है, वो किसी भी साल वही लिखी जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन चेंज होंगे, जो आप मोस्ट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है वो कोट करोगे। तो डू प्रिपेयर द स्टैटिक पार्ट इन सोसाइटी, जो भी टर्म्स मेंशन्ड है सिलेबस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे, प्रिपेयर देम बिफोर हैंड। एंड करंट अफेयर्स जो उस पीरियड में रिलेटिव रहेगा, यू जस्ट ऐड देम।
And here also I feel, I think this statement holds true for the entire exam. Originality is appreciated. आप अपने examples डालो. आपके शहर में अगर कोई एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, अगर कोई फूड चेन खुला है जो पहले नहीं था, दैट इज एन एग्जाम्पल यू कैन पुट. ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉमन ही एग्जाम्पल्स देने, यू कैन पुट योर ओन पर्सनल एग्जाम्पल्स विच आर रेलेवेंट. तो GS1 इज़ वेरी डूएबल. मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था GS1 करने में, एंड इट इज़, और मतलब मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मार्किंग अच्छी होती है GS1 में. GS1 इज़ वेरी, मोस्ट चैलेंजिंग जो होता है is GS2 and GS3. GS3 is very very, so GS2 में मोटा मोटा जो सिलेबस है, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, इसके अलावा तो कोई नहीं है. हाँ, सोशल जम वो गवर्नेंस में कवर हो जाएगा. हाँ ठीक है, गवर्नेंस प्लस सोशल. अगेन पॉलिटी जो है, कोर पॉलिटी, अब मेंस के क्वेश्चंस आप देखोगे दे आर वेरी स्टैटिक समटाइम्स. वो आपसे पूछेंगे कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या होती है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या रोल है इंडियन पॉलिटी में, थिंग्स, क्वेश्चंस लाइक दिस विच आर. तो यहाँ पे फिर आपके जो प्रीलिम्स नॉलेज है, जो आपने लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक से पढ़ा है, वो ही काम आएगा. तो पॉलिटी में भी जो स्टैटिक पार्ट है, दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड. इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी होती हैं, जैसे आप आर्टिकल नंबर्स थोड़े से याद कर लो, और बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं करने हैं, सेलेक्टेड वंस, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कैग से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर देख के कि कौन से करने हैं कौन से नहीं. एंड देन केस लॉज, इस बार केस लॉज काफ़ी पूछे थे, आई एम एम्फसाइजिंग हर चीज़ से रिलेटेड केस लॉज, जो जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स की, तो उनको आप अरेंज कर लेना सिलेबस के पॉइंटर वाइज. पॉलिटी में मतलब प्रेसिडेंट चैप्टर में कौन कौन से केस लॉज लगते हैं, प्रियम्बल में कौन से केस लॉज हुए हैं, और वो आप देखोगे लक्ष्मीकांत की बुक में एंड में दिया रहता है रेफरेंसेस में केस लॉज, तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेना. एंड देन एक चीज़ और है, जो स्कॉलर्स के कोट लक्ष्मीकांत की बुक में दिए रहते हैं. किस स्कॉलर ने क्या कहा, NN पालखी वाला ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा है, दैट इज गिवन इन द प्रियम्बल चैप्टर, बट प्रीलिम्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो डू यूज इट फॉर मेंस. वो आपको प्रीलिम्स के बाद एक्सट्रैक्ट करना होगा. तो अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि सेम नॉलेज, सेम मटेरियल, बट जस्ट रीअरेंज्ड, कि आप उसी नॉलेज को मेंस में कैसे यूज करोगे. तो ये पॉलिटी है. एंड देन पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों में मिला के करंट इश्यूज आते हैं, जो उस समय के बर्निंग इश्यूज हैं. मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हुए, या कोई एक्ट आया, मैटरनिटी एक्ट, या बहुत सारे, वो उस समय के करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स से आप कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर कि पॉलिटी, सॉरी, GS2 में पॉलिटी वाला पार्ट इज ऑल अबाउट रेफरिंग टू scholars quotations, case laws and the constitution. You should be good in quoting everything in these three. हर क्वेश्चन में आपको अगर रेलेवेंट है तो कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट, किसी स्कॉलर का कोट है क्या उससे रेलेवेंट, एंड द केस लॉज हुए हैं, इससे आपके आंसर को वेटेज मिलता है. नॉर्मल बातें तो सभी लिख लेते हैं कि इस एक्ट में ये अच्छा है, ये अच्छा है, वे फॉरवर्ड एंड ऑल दैट, वो सब जेनरिक है, बट what actually differentiates you is being able to quote these things, and this is not something which everyone does, so I feel ye is important. And then इसके कुछ static parts होते हैं, जैसे NGOs, सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन, नॉर्मल एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जांपल्स, ये सब आप किसी भी कंपाइलेशन से कर सकते हैं. इसमें भी एग्जांपल्स अच्छे होने चाहिए. एंड अगेन आई विल से कि ओरिजिनलिटी रखिए एग्जांपल्स में, ट्राई टू गेट योर ओन एग्जांपल्स. अगर आपने स्कूल में किसी NGO में काम किया है, या थिंक ऑफ योर ओन एग्जांपल्स. कीप इट सिंपल बट कीप इट ओरिजिनल.
एंड देन IR इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. लाइक अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इट इज ऑल अबाउट alliances, bilateral relations, which are in news. IR का स्टैटिक पार्ट अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्टोरिकली क्या हुआ, अब वो नहीं पूछा जाता है. इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. कोई भी मेंस की मैगजीन से या प्रीलिम्स में ही जो आपने IR का पार्ट पढ़ रखा है उससे आप कवर कर लो. GS2 इज डन. इसमें ये है कि IR में आपको एक एडवाइस मिलेगी जब आप मेंस के टेस्ट सीरीज दोगे कि मैप्स बनाना. आई डोंट फील इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर रेलेवेंट है तो बनाना, कीप इट टू योर जजमेंट. डू नॉट मेक मैप्स और डायग्राम्स टू फिल द स्पेस. वो पता चल जाता है पढ़ने वाले को. डू इट ओनली व्हेन इट्स रेलेवेंट. उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है. एंड देन वी कम टू GS3. तो GS3 के काफी सब पार्ट्स हैं. पहला होता है कोर इकोनॉमी, बजटिंग प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट. आई थिंक ये सब कीवर्ड्स हैं गवर्नमेंट बजटिंग सिलेबस में. देन वी हैव एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी. आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी लास्ट का पार्ट है. हाँ, यही 5 हेडर है. और कुछ है क्या? इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये मोस्टली कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स होते हैं. हर साल वो क्रिप्टो करेंसी पूछते हैं, या इन्वायरमेंट में एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन्वायरमेंट में चलते रहते हैं. तो इन तीनों में आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज काम आएगी. जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, जस्ट नो कि हाउ टू राइट सब्जेक्टिव आंसर्स. अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 2 पेज का आंसर कैसे लिखना है, यू शुड नो. या एसिड रेन पता सबको है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं. यू शुड नो हाउ टू राइट एन आंसर टू इट. तो दीज 3 टॉपिक्स आर मोस्टली करंट अफेयर्स. इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है, दैट इज वेरी वेल डिफाइंड इन द सिलेबस. 4 पॉइंटर्स हैं उस सिलेबस में, एंड उनको क्या चाहिए सब उन्होंने एकदम क्लियरली लिख दिया है. क्वेश्चंस आर विद इन दैट मैंडेट. तो यू कैन रेफर एनी कंपाइलेशन. मुझे भी याद नहीं मैंने कौन से रेफर करा था. आई गॉट समवेयर इन टेलीग्राम. कोई भी आप रेफर करो, जस्ट स्टिक टू द सिलेबस. एंड दिस इज लाइक द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. होता क्या, आई टेल यू. इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी लास्ट के होते हैं. क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, 15 मार्कर्स मोस्टली. एंड दे आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस. एकदम इजी. मोस्टली उससे पूछते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं सेम टू सेम दे फ्रेम क्वेश्चंस. तो इंटरनल सिक्योरिटी तो ऐसा है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लो, लास्ट के 8-10 साल के, तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है सिलेबस. देयर इज नथिंग मोर टू डू. द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन GS3 इज दीज 2. और इस साल आपने देखा होगा मार्कशीट्स में GS3 के मार्क्स नहीं आए बहुत ज़्यादा. मेरे भी 91 है. वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू क्रॉस 100. आई थिंक द रीज़न इज कि जब आप कहते हो, जैसे अगर वो पूछते हैं कि पॉवर्टी का क्या रीज़न है इंडिया में, तो यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये सोशियो इकोनॉमी, लिटरेसी, कास्ट, जो भी है. बट देन आई फील कि इकोनॉमी में यू नीड टू मेक आर्गुमेंट्स विथ डेटा. बिकॉज जो पेपर चेक कर रहे हैं, ही इज प्रोबेबली अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स. वो 25-30 साल से ही काम कर रहे हैं. वो आपकी बात क्यों सुनेंगे अनलेस यू टेल हिम कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बजट बोल रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, या कोई ये गवर्नमेंट डेटा है, या कोई वर्ल्ड रैंकिंग है यूनाइटेड नेशंस की या वर्ल्ड बैंक की. तो दिस 2 एस्पेक्ट्स हैज टू बी सपोर्टेड बाय डेटा, तभी आपका आर्गुमेंट जो है वैलिड लगेगा. आप बोल दोगे कि इंडिया में गरीबी घट रही है, दैट इज अ जेनरिक स्टेटमेंट, बट ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग इट. आपके पास कुछ तो होना चाहिए, किसी कमिटी का स्टैट्स या कुछ. तो डू यूज डेटा, एंड इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. हर एक एस्पेक्ट के लिए आपके पास डेटा रेडी होना चाहिए फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज.
एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इवन एग्रीकल्चर में क्या है, कौन सा क्रॉप कहाँ पे ज़्यादा होता है, परसेंटेज शेयर इन एक्सपोर्ट्स। इवन प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी इरिगेटेड एरिया वाला, इंडिया चाइना का। तो economy and agriculture require a lot of data, and use that in your answer, use that in every argument you make. मतलब खुद से नहीं कहना है कि कुछ हो रहा है, जीडीपी रेट बढ़ रही है, कुछ क्यों क्यों ऐसा कह रहे हो, बजट में है क्या करके ऐसा। तो आई थिंक दिस इज द रीजन नंबर नहीं उठ रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू दैट एज मच एज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अस टू। और इसके स्टैटिक पार्ट्स तो आप कहीं से भी कर लो, जैसे एग्रीकल्चर में स्टैटिक पार्ट्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एपीएमसी, देर आर कीवर्ड्स इन सिलेबस, एग्री मार्केट्स, तो ये आप कहीं से भी कर लो। करंट अफेयर्स तो आप जोड़ लो जिस भी सोर्स से कर रहे हो, बट द की थिंग इन GS3 इज यूजिंग डेटा टू योर एडवांटेज, डेटा, रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड कि उस हर चीज़ को अलग रख के उसको याद करना इज़ अ चैलेंज। एक चीज़, मतलब सेइंग इट इन अ लाइटर टोन, बहुत लोग सोचते हैं कि फॉल्स डेटा लिख के आ जाएंगे, कौन वेरीफाई कर रहा है, याद नहीं है तो। डोंट डू दैट, आई वुड से। पढ़ने वाले का एक्सपीरियंस इज मोर देन योर एज, तो दे विल कैच दैट ब्लफ। डोंट ब्लफ डेटा इन यूपीएससी। डोंट थिंक कि वो वेरीफाई नहीं, उनको याद रहता है ना। तो इधर डोंट राइट और राइट करेक्टली, आई वुड से। तो GS3 में यही है। अदर देन दैट GS3 के क्वेश्चंस इजी रहते हैं, आप देखोगे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट मार्किंग इज नॉट बीन, थोड़ा सा टफर साइड में होता है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन GS3। मतलब आप देखो कि GS1-2 में कुछ नहीं है, मतलब 3-3 पार्ट है, इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा वास्ट है सिलेबस, बट इंटरेस्टिंग है। GS3 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इतना डाइवर्स है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, एग्री, मतलब एक काफ़ी ओवरव्यू मिलता है चीज़ों का। हियर वैल्यू एडिशन में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे कमांड रखना। मतलब ट्राई टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। समरी तो आती ही है मार्केट में, बट इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशली ट्राई टू रीड द इकोनॉमिक सर्वे। 500 पेज 600 पेज का रहता है, आप 2 दिन में पढ़ सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा एज वेल एज इंटरेस्टिंग कोटेशंस, मतलब बहुत वैल्यू एडिशन होती है। ग्राफ्स, मुझे याद है GST का एक क्वेश्चन आया था मेंस में, एंड आई यूज्ड अ ग्राफ कि एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है GST का, तो ये ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे से मैंने उठाया था। क्वार्टरली शायद 120 करोड़ या 130 करोड़ का के अराउंड का फिगर था। दिस इज समथिंग विच यू विल नॉट गेट इन कंपाइलेशंस और नोट्स। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है। गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, रीड इट। बजट का भी ओरिजिनल बजट पढ़ो गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ट्राई टू गेट डेटा फ्रॉम देयर। एंड देन एग्जाम्पल्स तो है ही, इफ देर इज अ गुड ग्रोथ स्टोरी समवेयर विच यू कैन कोट, वो चीज़ें हैं। हाँ, GS3 में देर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स, बिकॉज टॉपिक्स ही ऐसे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यू कैन ड्रॉ मैप, इंडिया की फिजिकल मैप, और उस पर आप दिखा सकते हो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स क्या हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट डायग्राम, वेयर एक्चुअली द डायग्राम इज रेलेवेंट टू द आंसर। GS3 में देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में आपसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पूछा है, तो यू कैन ड्रॉ द रेड कॉरिडोर। इन्वायरमेंट में आपसे पूछते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो यू कैन ड्रॉ द कार्बन साइकिल, थिंग्स लाइक दिस विच आर वेरी रेलेवेंट। तो GS3 में वैल्यू एडिशन काफ़ी है, एंड आई वुड से कि डोंट डिपेंड फॉर वैल्यू एडिशन। मतलब वैल्यू एडिशन के भी नोट्स मत पढ़ो यार, वो तो सब पढ़ेंगे, फिर आप अलग क्या कर रहे हो। ट्राई टू गेट योर ओन वैल्यू एडिशन फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज। बहुत टाइम नहीं लगता है, बट द रिटर्न्स आर वेरी हाई। ट्राई टू मेक, मतलब अपने ही डायग्राम्स खोजो फ्रॉम बुक्स, ट्राई टू अडेप्ट देम, यही। तो दिस इज अबाउट GS1, 2, 3, and then we come to ethics. Ethics GS4. Ethics is very structured. One is theory, other is case studies,
क्वेश्चन जो मेंस का पेपर आता है दैट इज 125 मार्क्स की थ्योरी, 125 मार्क्स की केस स्टडी. केस स्टडी इज बेस्ड ऑन थ्योरी. तो थ्योरी इतनी वेल डिफाइंड है, मतलब बाउंड्री उन्होंने इतनी शार्पली बना दी है एंड दे डू नॉट डेविएट. तो आप हर कीवर्ड के सिलेबस से अपनी समझ से उसके डेफिनेशंस लिखो. फॉर एग्जांपल एम्पैथी इज अ टर्म या probity is a term. What do you understand by these two? It should be clear to you. आप क्या समझते हो? किसी की बनी बनाई डेफिनेशन पे मत जाओ. What do you understand and write it in simple words. आपका आंसर एथिक्स में ऐसे ही बनता है. पहले आप डेफिनेशन लिखते हो, then you give examples and then you give a conclusion. बहुत सिंपल आंसर्स होते हैं एथिक्स में. Do not complicate ethics by quoting scholars. You know, there is this principle in engineering called KISS. Keep it simple, stupid. Okay? Do not complicate, do not bring philosophies, scholars. Ethics में जितना simple लिखोगे, probability पे क्वेश्चन आया तो इसकी थ्योरी नहीं देनी है डरखेम और उसकी कि उन्होंने ये कहा था, वो नहीं है, वो ऑप्शनल में करना है. एथिक्स में यू हैव टू कीप इट सिंपल, रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट एंड यूज कीवर्ड्स फ्रॉम सिलेबस. सिलेबस में ही जो दिया हुआ है उसको यूज करो. एंड देन केस स्टडीज. तो मतलब एथिक्स का पेपर छूटता ही छूटता है. मतलब मेरा पेपर ऐसा हुआ है कि मैंने फुल स्टॉप लगाया और उसने कॉपी ली है. मतलब डॉट टू डॉट फिनिश हुआ, जबकि मुझे पता था मैं फास्ट लिख रहा था स्टार्ट से. बहुत लोगों का पेपर छूटा इस साल. एथिक्स में राइट व्हाट इज आस्क्ड, डोंट राइट व्हाट इज नॉट आस्क्ड. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. नहीं पूछा है मत लिखो. लोग लिख रहे हैं, लिखने दो, उनका पेपर छूटेगा. ठीक है. केस स्टडी में अगर सिंपली वो कह रहा है कि कंपेयर करना है तो बस कंपेयर करना है, स्टेक होल्डर्स नहीं लिखने हैं और वो एक फ्रेमवर्क बना के देते हैं. जनरली कुछ नहीं करना है. एंड एथिक्स में जो वैल्यू एडिशन है दैट इज एग्जाम्पल्स. आई थिंक हर जगह ही है बट एथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथी? What is a good example of corruption? What is a good example of good public administrator? Collect examples. Again, I'll say do not rely on ready-made materials कि किसी के notes ले लिए, टॉपर के उसने लिख रखे हैं तो मैंने भी लिख लिए. ये एक approach होती है, but try to get your own examples. Originality is always appreciated in ethics also. Examples से आपकी चीज़ें clear होंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर फोर्टिट्यूड पे है, फोर्टिट्यूड का मतलब समझते हैं आप लोग? इट इज मोस्टली, इट इज अ सिनोनिम फॉर करेज, ब्रेवरी. तो व्हाट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी? हाँ, माई पॉइंट वॉज यू शुड हैव योर ओन एग्जाम्पल. मैंने इसमें कर्नल मैनेक्शॉ का लिख रखा था अपने नोट्स में, सोच के खुद से, बिकॉज बचपन में उनकी स्टोरीज पढ़ी थी. तो ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्टिट्यूड. तो थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स. हर एक कीवर्ड जो सिलेबस में है, ट्राई टू कलेक्ट एग्जाम्पल्स, कोट्स. एथिक्स के नोट्स 30-40 पन्ने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. डू नॉट गेट इनटू बहुत बड़े नोट्स और फिलोसफीज और वो सब कुछ नहीं पूछते. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, बहुत सिंपल चीज़ें पूछते हैं, बहुत सिंपल आंसर्स लिखने हैं आपको. फॉलो दिस इन एथिक्स. द मोमेंट यू कॉम्प्लिकेट एथिक्स, फिर पढ़ के समझ नहीं आएगा तो नंबर नहीं देगा सिंपली. तो दिस इज अबाउट मेंस. एंड ऑप्शनल जो है, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड रहा है बीटेक से. फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में भी एक बार ईसी से दिया, एक बार इलेक्ट्रिकल से दिया. और मेरे ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर नहीं है, 267 है, विच इज़ एवरेज. इस बार बहुत अच्छे नंबर गए इलेक्ट्रिकल में. तो आई कैन नॉट, मतलब मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है ऑप्शन का ज्ञान देने के लिए. बट आई विल से कि जो भी आपका ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी है, you have to be the best in your optional.
दिमाग में ये मत रखना कि क्या ऑप्शनल रखना है, कौन सा ऑप्शनल मार्केट में चल रहा है, किससे सिलेक्शन हो रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है, हर ऑप्शनल से सिलेक्शन होता है। द कमीशन हैज़ डिजाइंड दिस एग्जाम जिसमें सारे ऑप्शनल्स का बहुत अच्छा वेटेज है सिलेक्शन का। वंस यू डिसाइड योर ऑप्शनल, स्टिक टू इट, गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ। जो सिलेबस है उससे भी आगे जाओ। ऑप्शनल में देर इज नो डेप्थ, ऑप्शनल में डेप्थ इज अप्रिशिएटेड, एंड जीएस में विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कवरेज इज अप्रिशिएटेड। ऑप्शनल में यू हैव टू कोट स्कॉलर्स, you have to give data, your answers have to look sophisticated in optional। ऐसा लगना चाहिए कि कोई डॉक्टरेट है, 10 साल प्रोफेसर है, वो आंसर लिख रहा है। स्पेशली इन ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, इंजीनियरिंग में तो ऐसा नहीं है। एंड डू नॉट ब्लेम योर ऑप्शनल। लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते हैं और ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने किया है, तो डू नॉट ब्लेम योर ऑप्शनल कि यार इसमें तो टाइम चला जाता है, ठीक है, इट विल गिव यू सिलेक्शन। ट्रस्ट योर ऑप्शनल एंड गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ। जो पढ़ाया जा रहा है उससे एक कदम आगे जाओ ऑप्शनल में। जो नोट्स है मार्केट में उससे बहुत आगे जाना है। डू नॉट डिपेंड, ऑप्शनल में डेप्थ इज अप्रिशिएटेड, और डेप्थ रेडीमेड मटेरियल से नहीं आती है। किसी टॉपर के 100 पन्नों का कंपाइलेशन मिल गया, वो नहीं है, दैट इज नॉट इनफ। उसने वो कंपाइलेशन बनाने के लिए 50 सोर्सेज रेफर किए। गो इनटू दैट सोर्सेज, रीड ओरिजिनल टेक्स्ट्स। ऑप्शनल में रीड ओरिजिनल टेक्स्ट्स, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल। डू नॉट गेट इनटू शॉर्टकट्स। ऑप्शनल में हार्डवर्क इज अप्रिशिएटेड इन ऑप्शनल। आपका आंसर लगना चाहिए कि बहुत वेल लर्नड लिख रहा है कोई, हु नोज व्हाट ही इज राइटिंग। एंड जहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात है, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है, लिखने का तरीका है, एंड देर इज मच ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो आप लिखोगे आपको मार्क्स पता है क्या आने वाले हैं। प्रैक्टिस अलॉट। इंजीनियरिंग ऑप्शनल इज टफ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रिपरेशन का काफ़ी टाइम खा जाता है, बट आई केप्ट माई ट्रस्ट ऑन ऑप्शनल। एट द एंड मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा, तो इट्स ओके। और ऑप्शनल चेंज नहीं करना है, मतलब इस साल नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, मेरा दोस्त ले रहा है तो वो ले लेंगे। डू नॉट बी इन दैट फेज, हर साल ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं। वो अच्छा लगता है करने में, बिकॉज मैंने बोला ना, रेडिकल आइडिया स्टिक टू योर माइंड क्विकली। क्रांति लाने का विचार तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, बट रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन इज वेरी डिफिकल्ट। नया सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन उसी चीज़ को दोबारा पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डू नॉट ब्लेम योर ऑप्शनल, स्टिक टू योर ऑप्शनल एंड गो इनटू डेप्थ। डू नॉट गेट इनटू शॉर्टकट वाला चीज़। जो भी आपका ऑप्शनल है, ओरिजिनल टेक्स्ट लाओ, उससे पढ़ो, उससे खुद के नोट्स बनाओ, एंड यू विल सी द डिफरेंस। दैट इज व्हाट वैल्यू एडिशन इज। जो मार्केट में है वो तो सभी पढ़ रहे हैं, फिर आपके एवरेज आंसर्स आएंगे, आप सोचोगे एवरेज मार्क्स आएंगे, आप सोचोगे मार्क्स नहीं आते ऑप्शनल में। भाई आप वही लिख रहे हो जो 50 लोग और लिख रहे हैं। हाउ विल द एग्जामिनर नो कि यू हैव डन बेटर? ऑप्शनल में गो इनटू डेप्थ, जीएस में गो इनटू ब्रेड्थ। जितना बड़ा कवरेज रहेगा इट विल बी बेटर। तो दिस वाज व्हाट आई कैन रिकलेक्ट फॉर मेंस। सो इंटरव्यू, या ऑफिशियली इट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ऐसा बोला जाता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी थ्रू योर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्माइल करोगे एंड यू आर वेल ड्रेस तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नो, योर नॉलेज रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो इंटरव्यू अगर कॉल आता है, रिवाइज योर सिलेबस वंस। आपसे अगर इंटरव्यू में लेट्स से पूछते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, तो यू शुड नो व्हाट इज जीडीपी की डेफिनेशन। अगर आप बोलोगे सॉरी सर आई डोंट नो, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या रिफ्लेक्ट होगी कि आप सिंसियरली ही नहीं लिए चीज़ों को। तो सिंपल चीज़ें जो होती हैं यू हैव टू रिवाइज। इस तरह के फॉर्मूलाज जो जैसे जीडीपी होता है ना, C+I+G+X-M, यू शुड नो दिस, दिस इज द बेसिक। ये बोल दोगे दे विल अंडरस्टैंड कि इसको पता है।
तो जो कैची लाइन है कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी थ्रू योर नॉलेज। आपसे पूछेंगे, आप कुछ जवाब ही नहीं दोगे तो पर्सनैलिटी क्या निकलेगी? तो देर आर सर्टेन बेसिक्स. First is your DAF, most essential. DAF is like कुंडली. सामने वाले को सब पता चल जाता है, डेट ऑफ बर्थ और एज टाइम पूछ के. तो इट शोज योर एंटायर लाइफ इन 4 to 5 pages. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर डैफ वेल एंड डू नॉट फिल योर डैफ केयरफुली. जो भी आप भरते हो रिस्पॉन्सिबली भरना. डू नॉट ब्लफ. डू नॉट ब्लफ. ब्लफ सबसे इजीली कैच होता है. एंड डू नॉट शो ऑफ. मतलब दोनों चीज़ें होती है. एक तो होता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपने फुटबॉल में है, ये है, वो है. वो भी नहीं कि हर चीज़ भर देनी है. ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं भरना है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी पॉइंट टू फिल इन डेफ. ऐसा डाउट होता है. बीच में रहना है कहीं. इट शुड नॉट लुक एज इफ यू आर ओवर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ कि सब मैं तो चैंपियन रहा हूँ स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, दिस दैट. ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो एकदम यूनिलैटरल पर्सनैलिटी है इसकी, सिर्फ पढ़ता ही रहता है. तो फिल इट. टेक एडवाइस ऑफ सीनियर्स, पीपल इन सर्विस, आपके मेंटर्स, व्हाट टू फिल, व्हाट नॉट टू फिल. फिल इट वेरी केयरफुली. एंड क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला ना, प्रीलिम्स में बेसिक बुक्स के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए. इंटरव्यू में अगर डेफ से आपसे कुछ पूछा जाए, वो आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हो जवाब, दैट इज योर मिस्टेक. दैट इज लाइक अनफॉरगिवेबल मिस्टेक. You should know what you have written in DAF. Prepare your DAF well. Prepare a questionnaire. जैसे आपने लिखा है, जैसे मेरी एक हॉबी है चेस, मैं चेस खेलता हूँ, मैंने चेस लिखा था. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन चेस. मतलब एक पार्ट ऑफ इंटरव्यू मेरा चेस पे रहा. एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू सी कि वेदर आई जेन्युइनली नो और इट्स जस्ट अ फ्लूक, तुमने लिख दिया है लिखने के लिए. बट सिंस आई न्यू, वो लास्ट में कन्विंस हो गए. दैट इज वाई आई गॉट बेटर देन एवरेज मार्क्स. तो वट एवर यू फिल इन डेफ, fill very responsibly. Do not bluff. Do not over project yourself. Do not under project yourself. है ना? And DAF should be prepared well. मतलब 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो जो आपके डेफ से हो सकते हैं. मतलब सामने वाला वो चीज़ देख के क्या पूछ सकता है. थिंक एंड ब्रेनस्टॉर्म करो, खुद के क्वेश्चंस आंसर करो. इसमें भी आई वुड से डू नॉट डिपेंड ऑन कि कोई मेरे को क्वेश्चनर दे देगा, मैं उसको रट लूंगा, हो गया. खुद से करो वो चीज़. And then there is current affairs, issues होते हैं उस टाइम पे, जो भी बर्निंग इश्यूज हैं उसके नोट्स, वो ठीक है, वो आप फॉलो करो. एंड देन द थर्ड पार्ट इज प्रेजेंटेशन. आप जो बोल रहे हो सामने वाला समझ रहा है कि नहीं. मतलब हो सकता है कि आप बोल सही रहे हो, what you are trying to convey is not received by the thing, पैनल. उस पे काम करना है. क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने में. देन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन, सिंपल लैंग्वेज. एंड यू शुड बी हम्बल. यू शुड बी हम्बल इन इंटरव्यू. एरोगेंस लेके मत जाना कि मैं तो मेंस क्लियर करके आया हूँ और मैं तो क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं दे आर वेरी अकम्पलिश्ड पीपल. सब अपने अपने फील्ड के दिग्गज लोग होते हैं. डू नॉट बी वेरी हम्बल इन इंटरव्यू. डू नॉट बी एरोगेंट. है ना? शो योर सेल्फ एज अ पर्सन हु दे थिंक फिट फॉर अपॉइंटिंग टू सिविल सर्विसेज. दैट इज द एसेंस ऑफ डेफ. और जो एथिक्स में वैल्यूज होती हैं ना, वो सिर्फ एथिक्स के पेपर के लिए नहीं होती हैं. दैट इज समथिंग विच गेट्स कैरिड फॉरवर्ड. तो दोज वैल्यूज यू शुड इम्बाइब. और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटरव्यू के टाइम करना, इन द सेंस कि इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस वहीं पे होता है. व्हेन यू क्लियर मेंस, गो फॉर दीज थिंग्स. प्रीलिम्स के टाइम मेंस की तैयारी मत करो, मेंस के टाइम इंटरव्यू की तैयारी मत करना. लोग प्रीलिम्स के टाइम ऑप्शनल पढ़ते हैं, प्रीलिम्स से 10 दिन पहले. एंड प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स का पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. जो चीज़ जब करनी है तभी करना. और डेफ में ही सब कवर हो जाएगा आपका. ऑप्शनल कवर हो जाएगा,
एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज, अवार्ड्स जो भी हैं, एंड देयर इज इनफ गाइडेंस. Okay, CSAT has been getting tougher. Every year there are people who do not qualify prelims for CSAT. But CSAT is something which is doable. Why do I say it is doable is, जैसे GS1 में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आप पढ़ नहीं सकते हो, वो बस आ गया और वो करना है, सॉल्व नहीं करना है. But CSAT is doable because its syllabus is well defined, only the difficulty level is not defined. अगर वो कह रहे हैं रीजनिंग पूछेंगे तो किस लेवल की रीजनिंग पूछेंगे ये उन्होंने नहीं बताया. पहले इजी लेवल की आती थी, अब कैट लेवल की आ रही है. दैट इज ओनली थिंग, बट टॉपिक्स वही हैं. तो देर आर 3 थिंग्स इन सीसैट. वन इज एप्टीट्यूड, सेकंड इज रीजनिंग, एंड थर्ड इज आरसी पैसेजेस इंग्लिश जो भी बोलते. The only way out of CSAT is regular practice. इन सारे resources, इन सारे एरियाज के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आई बिलीव, देखो मुझे CSAT में कभी पर्सनली इशू नहीं हुआ. मतलब आई नेवर प्रैक्टिस फॉर CSAT. आई होप आई एम नॉट बीइंग टू, मतलब आई डू नॉट वांट टू साउंड वेरी एरोगेंट या वैसा, बट मैंने कभी CSAT प्रैक्टिस नहीं करी और मेरा हमेशा क्लियर हुआ है. बिकॉज एप्टीट्यूड और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था. वाई पीपल फेल इन CSAT इज दे डिपेंड अलॉट आइदर ऑन दीज टू और दिस. जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं वो सोचते हैं कि आरसी करके मेरा CSAT निकल जाएगा. जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो सोचते हैं ये होके निकल जाएगा. मेरी भी ऐसी थिंकिंग थी. यही दिस इज द फैलेसी. You have to be good in both. If you are good in this, become good in this. Practice. If you are good in this, become good in this. Invest time. Do not depend on either of them. ठीक है, यही UPSC टेस्ट कर रही है शायद, कि सारे पार्ट्स अगर मैं डिफिकल्ट कर दूं, डिफिकल्ट इन द सेंस ग्रेडेड डिफिकल्ट, मतलब 5 क्वेश्चन इजी, 10 डिफिकल्ट, 5 इजी, तो कैंडिडेट इस पार्ट का इजी क्वेश्चन कर सकता है या नहीं. एंड आई बिलीव कि अगर आप तीनों पार्ट के इजी क्वेश्चंस कर लो, आई मीन 8 से 10 क्वेश्चन इजी रहते हैं मैथ्स के, आरसी के छोटे पैसेजेस. अगर 3 पार्ट हैं तो कितने हो गए, अज्यूमिंग 9 क्वेश्चन. कितना भी डिफिकल्ट हो CSAT, आई थिंक 9 तो नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो हर में इजी आते हैं. मतलब ऐसे जो आप कर सकते हो बिना मतलब 8th-10th की नॉलेज से. सो 27 में से यू विल बी एबल टू लुक फॉर 20 इजी क्वेश्चंस विच आर वेरी मच डूएबल. वहां गलत नहीं करना है. नाउ थिंक ऑफ इट कि यू आर 7 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम क्लियरिंग CSAT आउट ऑफ 75 minus 27 which is 48. इफेक्टिवली आपको 7 सही करने हैं 48 में, विच इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट. देखो CSAT में इजी इसलिए है बिकॉज आपको सिर्फ 66, मतलब 1/3 ऑफ 200 जो भी वो आता हो, 66.33, 67. इतने ही नंबर लाने हैं. एंड दिस ट्रांसलेट्स टू 27 क्वेश्चंस. इसका कोई कट ऑफ नहीं होता, आपको 100 नंबर नहीं लाना है. फोकस ऑन द इजी क्वेश्चंस इन CSAT अक्रॉस द पेपर. अपनी प्रायोरिटीज मत बनाओ कि मैं तो सिर्फ आरसी करके जाऊंगा, मैं तो सिर्फ एप्टीट्यूड करूंगा, रीजनिंग करूंगा. नहीं, यू शुड बी ऑन अ पोजीशन कि आप हर सेक्शन का इजी क्वेश्चंस करो. आई बिलीव CSAT में आज भी 75 में से 15-20 इजी क्वेश्चंस आते हैं. वो कर लो, फिर 10 क्वेश्चन की बात और है. यू कैन ऑलवेज डू दैट. प्रिपरेशन रिसोर्सेज जहाँ तक बात है, ये तो आई थिंक बहुत कॉमन है. आप यूट्यूब से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, कोचिंग जो भी है. फॉर आरसी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो कि वो क्या पूछ रहे हैं और आंसर्स क्या रहता है. क्योंकि आरसी के कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे वो कंक्लूजन पूछते हैं, वो अजम्पशन पूछते हैं,
और क्या पूछते हैं वो, करोलरी पूछते हैं वो. देर आर मैनी मोर, मतलब इन्फ्रेंस पूछते हैं ना, तो यू शुड नो कि इनका मतलब क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. एंड आई थिंक सी सेट इज डूएबल, इट्स अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम. ऐसा हुआ नहीं है कि सी सेट नहीं क्लियर होगा. मेहनत नहीं करोगे, नहीं ध्यान दोगे तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा. बट इफ यू वर्क हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन सी सेट, बिलीव मी. So the essence of CSAT is कि look for easy questions, solve those 15-20 easy questions and then go for others. The session is open to any questions. I'll try to answer. हेलो सर, इधर. Congratulations for your achievement. Thank you. Sir, as you said that you could not clear your last 3 attempts in your prelims, then what you change in your preparation? मैं भी वही था. मॉडर्न हिस्ट्री के 5 किताबें थी मेरे पास, पॉलिटी की 3 किताबें, कोई और मार्केट में आ गई वो भी पीडीएफ ले लेता था. आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज वेल. I was studying the same thing from different sources. The only change I did this year was I stick to one resource, कोई भी एक resource, and then multiple revisions. That is what helped me clear prelims. And I think this is one mistake which is very common. आप अलग अलग resource से compile मत करने लग जाओ चीज़ें. एक resource पकड़ो and just try to cover the syllabus और वही revise करना है. That is my answer. सर आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी? रिवीजन स्ट्रेटजी, ओके, ऐसा कुछ वेल डिफाइंड नहीं था. इट वाज नॉट वेल डिफाइंड कि मतलब एक दिन ये पढ़ना है फिर 12 घंटे बाद वो पढ़ना है, ऐसा नहीं था. ओनली थिंग इज कि सी कोई भी स्ट्रेटजी का एंड गोल पता होना चाहिए. एट द एंड ऑफ रिवीजन यू शुड बी एबल टू रिकॉल योर नोट्स या रिकॉल योर कंटेंट. उसके लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी कैसे भी आप रिवाइज कर सकते हो. तो मेरी कोई फिक्स्ड वो नहीं थी रिवीजन स्ट्रेटजी. Excuse me, sir. So, how did you manage current affairs and did you make any notes from the newspaper? नो, न्यूज़पेपर से नोट्स आई डिड नॉट मेक. न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा अप्रोच ये रहता था कि आई शुड बी अवेयर कि व्हाट आर द बर्निंग इश्यूज उस टाइम के. सी बिकॉज दिस होल इकोसिस्टम जितने भी हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ कंपाइलेशंस इन द मार्केट. यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. खुद की मैगजीन तो बनानी नहीं है. तो इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर, एट द एंड आपको वही होगा कि आपने खुद की एक मैगजीन बना ली एंड इट टुक अ लॉट ऑफ योर टाइम. मेक नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर only for few things. One is you get very good examples. Quotes, editorials always start with a quote. Not always, mostly start with a quote. जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ डिबेट उन्होंने कोट करी है कि उस समय क्या बोला गया था. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. द एसेंस इज जो चीज मैगजीन में नहीं आएगी न्यूज़पेपर से वो पढ़ना है ना. बाकी चीज़ें आपको जब रेडीमेड मिल रही है अच्छे से, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट. तो कलेक्ट दीज एग्जाम्पल. मैं तो स्पोर्ट्स पेज पढ़ के उससे एग्जाम्पल्स देता था. पीपल थिंक कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, ऐसा नहीं है. ट्राई टू कलेक्ट एग्जाम्पल. रीजनल न्यूज़पेपर से भी एग्जाम्पल्स आते हैं. What are the sources that you use for current affairs? आई यूज द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन जो यहाँ पे चलती है, वही यूज़ किया है. हाँ. सर प्री के लिए न्यूज़पेपर के लिए कितना हम टाइम दें? सर मैक्सिमम ज़्यादा लगता है 2 से 1.5 घंटे लग जाते हैं. प्री के लिए न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर में मैंने जो बताया पढ़ना है, दैट इज ऑलवेज फॉर मेंस. प्री के लिए न्यूज़पेपर इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. प्री के लिए आपके पास जो करंट अफेयर्स रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज वैसे अगर आप प्री के लिए न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप देखोगे क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम 2 से 3 साल पहले के न्यूज़पेपर्स. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो प्री के लिए आप न्यूज़पेपर वाली स्ट्रेटजी मत रखो. पढ़ो पेपर फॉर जनरल अवेयरनेस, नॉट फॉर क्लियरिंग एग्जाम या कुछ. नोट थिंग्स विच विल बी मिस्ड इन कंपाइलेशंस.
कितना टाइम स्पेंड करना है? अच्छा, देखो, इधर आप मंथली मैगजीन्स पढ़ लो या जो कंपाइलेशन आती है एग्जाम के पहले वो पढ़ लो। तो ऐसा टाइम नहीं है, मतलब मेरा ये रहता था कि मैगजीन उठाई और 2 दिन में फिनिश करनी है, डेली या वैसे मैं फॉलो नहीं करता था। एंड बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स को नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब बहुत वेटेज नहीं रहता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट द सिलेबस इटसेल्फ। एंड मेंस में भी ऐसा था कि जब मैगजीन्स आती हैं एग्जाम के पहले, यू जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स विच यू कैन राइट इन मेंस आंसर्स। तो बस उतना ही करना है, ऐसा अदर देन दैट कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ही पढ़ना है। हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखो आप मेंस के पहले टेस्ट सीरीज तो लिखोगे ही, डेली बेसिस पे आप कर सकते हो, बट बहुत फ्रूटफुल नहीं रहता है वो। वाई? बिकॉज अनलेस आंसर राइटिंग इज डन इन अ टाइम बाउंड मैनर, you will not be able to identify your drawbacks. तो अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डू इट विथ अ क्लॉक। 7 मिनट रखो एक 10 मार्कर के लिए, 11 मिनट एक 15 मार्कर के लिए। ट्राई टू राइट आंसर्स इन दैट टाइम एंड देन यू विल सी। देखो, आधे घंटे में कोई आंसर लिखना हो तो उसमें आप ग्रीन पेन भी यूज कर लोगे, डायग्राम भी बना दोगे, यू विल अंडरलाइन ऑल्सो। बट वही क्वेश्चन आपको 7 मिनट में लिखने हैं विद टाइम प्रेशर, देन यू विल सी कि आपका कितना कंटेंट आ रहा है। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज ही ली थी। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हो, जस्ट डू इट इन अ टाइम बाउंड मैनर, दैट इज गुड। Sir, हाँ, sir, what are the strategies did you apply to memorize facts and figures for the mains? Okay. रटने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, रटना खुद में एक स्ट्रेटेजी है। हाँ, नहीं, सारे करे थे। मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मतलब सारे ही करने होते, मतलब इंटेंट बिहाइंड दिस? नहीं, पहुंचना है, वही तो गेम है। पहुंच नहीं पाते, इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस बट यू हैव टू डू इट, दैट इज वेयर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस काम आएगी। Sir, if we opt English medium and give interview in Hindi language, so sir, is this rumor that we will score less in interview? यस, इट इज अ र्यूमर। Sir, what was your language? मेरा लैंग्वेज इंग्लिश था, और एक चीज डाउट मत करना कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर टू सिलेक्शन इन यूपीएससी। यूपीएससी एक बहुत डेमोक्रेटिक वे में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, हर तरह के लोग सेलेक्ट होते हैं। डू नॉट गेट इनटू दिस र्यूमर कि हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर मीडियम से सिलेक्शन होते हैं, यू हैव टू बी गुड इन योर मीडियम। बस आप किसी मीडियम से इंटरव्यू दो, इट डज नॉट मैटर, मार्क्स जो आने हैं आपके वही आएंगे। तो Thank you, sir. चूज द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। Thank you, sir. दूसरी नहीं, देखो, इंटरव्यू इज अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस, यू शुड यूज फॉर्मल लैंग्वेज। तो ऑफ कोर्स गाली गलौज नहीं करनी है, बट हिंदी इंग्लिश का मिक्स आई डोंट थिंक इट इज अप्रिशिएटेड, बिकॉज आप डिक्लेयर कर रहे हो ना कि यू आर अ हिंदी मीडियम कैंडिडेट, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों की हिंदी जो नहीं, जैसे जीडीपी की शायद हिंदी जीडीपी ही लिखते हैं शायद, वो ठीक है, उतना चलता है, बट मिक्स में बोलोगे तो आई डोंट थिंक वो अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर को। तो आई थिंक शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। लैंग्वेज पेपर तो बहुत इजी होता है और मार्क्स ही बहुत कम लाने होते हैं। आपका जो, जैसे इंग्लिश अगर मीडियम ऑफ एग्जाम है तो आप इंग्लिश पेपर बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। दिक्कत आती है रीजनल लैंग्वेज पेपर में, हिंदी या मराठी या जो भी आपका है। ट्राई टू रीड रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स 1 वीक बिफोर दैट एग्जाम। उससे आपको, जैसे हिंदी कहना आसान है, लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, या हिंदी में एक वाक्य पूरा लिखना इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज 10th के बाद हम लोगों ने लिखी नहीं है। तो न्यूज़पेपर हिंदी वाली पढ़ना 1 वीक बिफोर एग्जाम, जस्ट टू गेट दैट फ्लो, और अच्छे वर्ड्स उठा लेना वहाँ से, है ना, परिपक्वता, ऐसे हैवी
हैवी वर्ड्स जो होते हैं दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि यू नो हिंदी वेरी वेल. तो रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर हेल्प्स. यही मैंने करा था. हाँ, टाइम मैनेजमेंट. हाँ, टाइम मैनेजमेंट में क्या मतलब? यार ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि इतने सब्जेक्ट को इतना ही देना है. वीकली टारगेट्स रखो. डेली टारगेट्स समटाइम्स बिकम इम्प्रैक्टिकल. कि मेरे को, आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले रूटीन बनता है. 12 घंटे पढ़ना है, 7 बजे से उठ के 10 बजे तक, 11 से 1, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं होता है. कीप द एंड गोल इन माइंड कि मेरे को इस महीने ज्योग्राफी और हिस्ट्री खत्म करनी है, चाहे वो मैं 4 घंटे डेली पढ़ के करूं या 12 घंटे. तो कीप द टारगेट्स इन माइंड, नॉट द डेली शेड्यूल. वो आप कैसे भी अचीव कर सकते हो. दैट इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. कंप्लीट कर लो फिर रिवाइज करते जाओ. मतलब इन द सेंस कि इट्स नॉट अ वेरी हार्ड लिमिट. देखो, अगेन आई से एंड में एग्जाम के पहले आपके 2 से 3 रिवीजन हो जाने चाहिए. ये 2 से 3 नंबर भी क्या है, फिक्स नहीं है. इतना रिवाइज होना चाहिए कि आपको अपने नोट्स आंख बंद करके याद आ जाए कि कोने में क्या लिखा था, रेड पेन से क्या अंडरलाइन किया था, यहाँ ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है. माइंड मैप बोलते हैं ना. हाँ, तो उतना रिवाइज करो जो नोट्स तुम्हारे दिमाग में छप जाए, है ना, और तुरंत रिकॉल कर लो. अब वो 2 रिवीजन में भी हो सकता है, 10 रिवीजन में भी हो सकता है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. हाँ, प्रीलिम्स के पहले जो हमें कितने मंथ में पूरा रिवाइज कर देना? देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है. मैंने पर्सनली 2 महीने प्रीलिम्स को दिए थे, बट मैं चूंकि 3 अटेम्प्ट कर चुका था प्रीलिम्स पे. अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आइट से 5 से 6 महीने दो. मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम्स. इफ़ यू आर समवन जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, थोड़ा कंफर्टेबल है प्रीलिम्स से, 2 से 3 महीने काफ़ी है. प्लान करना कि प्रीलिम्स के पहले एवरीथिंग शुड गेट रिवाइज्ड. और वो प्लान कितने महीने का बन रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल. आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपकी जॉब है या नहीं, जो भी है. तो कितने महीने पहले करना है, दैट इज नॉट डिफाइंड. द ओनली थिंग इज प्लान करना, कितने महीने का प्लान आप कर सकते हो, वेल डिफाइंड, और उसको फॉलो करना, वीकली प्लान्स. दैट इज समथिंग आई विल से. एक चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत ही रॉ और सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने आंसर दिया है आपको. व्हाट एक्चुअली ही हैज़ डन, एंड यू फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेयर क्वालिटी. ठीक है, रैंक 5 जो हैं मयूर, उनमें भी ये क्वालिटी मैंने देखा. बट ही हैज़ गिवन यू वॉट एवर दे हैव डन. इट्स नॉट लाइक उन्होंने शुगर कोटिंग की या फिर कुछ आर्टिफिशियल किया. कई लोग होते हैं यू नो बोस्टिंग के लिए या फिर कई बार मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ें, बट दिस वॉज नॉट द केस, एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू लॉट.